आइए आज हम चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन का क्विक रिवीजन करते हैं कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए किन किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सबसे पहले प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए सहायता करता है। और प्रकाश में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। परावर्तन मतलब जैसे कोई चीज़ मिरर के ऊपर में, मिरर है फॉर एग्जांपल, प्लेन मिरर है, जब कोई लाइट इसके ऊपर गिरती है तो वो लाइट उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन हमेशा ट्रांसपेरेंट चीज़ों में होता है, जैसे कांच ग्लास है, या आप देखोगे ग्लास स्लैब है, या प्रिज्म है, या इवन आपकी क्लास का विंडो पैन है, उसके अंदर भी जब रे आर पार चली जाती है तो हमें चीज़ें दिखती हैं, तो वो अपवर्तन कहलाता है। तो सबसे पहले हम परावर्तन की बात करेंगे। तो परावर्तन के केस के अंदर अगर हम बात करें कि परावर्तन का नियम क्या है, तो परावर्तन का नियम जानने के लिए हमें इस फिगर से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, ऐसे आप प्लेन मिरर बनाएंगे, हमेशा जो दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, वो एक साइड से पॉलिश होते हैं और दूसरी साइड उसका परावर्तन पृष्ठ होता है। तो अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं। जब कोई रे एंगल बनाती हुई आती है, ये जो रे है, इस रे को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण है, और जब ये जिस एंगल से आएगी उस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, और उसी एंगल से ये उसी तल में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंगल आर। एंगल आर मतलब परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन कोण। तो इस फिगर को देख के हम ये दोनों पॉइंट परावर्तन के नियम को समझेंगे। सबसे पहले आपतन कोण मतलब एंगल आई और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई 30 डिग्री है, माना कि एंगल आई 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमें समझना है। दूसरा, इस केस के अंदर जो आपतित किरण है, ये वाली जो किरण जो इंसिडेंट हुई, और जो परावर्तित किरण है दिस वन, एंड आपतन बिंदु, बिंदु मतलब जो हमारा ये पी है, ये आपतन बिंदु है, ये तीनों एक ही तल और लंब, आपतन बिंदु से जो लंब डाला गया है, ये तीनों एक ही तल है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे। तो ये है परावर्तन का नियम। उसके बाद दर्पण दो तरह के होते हैं मोस्टली, एक होता है समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो कैटेगरीज होती हैं, एक है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये वाला अवतल दर्पण है और ये वाला उत्तल दर्पण है। अ मतलब अवतल, और अ से अंदर, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, उसको हम अवतल बोलते हैं। अवतल, जिसके अंदर वाले तल में रिफ्लेक्शन हो। और ये आता है उत्तल। उत्तल मतलब ऊपर, जहाँ पर ऊपर कोई रे आएगी और ये रे अपसारी हो जाती है, मतलब डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ पर ये इकट्ठा करता है, अभिसारी है। अवतल को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल को अपसारी कहते हैं, क्योंकि अपने ऊपर सरफेस से ये रेज को बिखेर देता है, डाइवर्ट कर देता है। और इसमें कुछ, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं किसी भी लेंस का या किसी भी दर्पण का, उसमें कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर अवतल दर्पण बनाऊँ, तो अवतल दर्पण में अंदर रिफ्लेक्शन है, ये जो मैंने बनाई है, जो आर्क बनाई है, इसको बोलते हैं द्वारक। ये बहुत ध्यान देने वाले बिंदु हैं, द्वारक। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको पोल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ध्रुव बोलेंगे। अगर मैं इसको सर्कल को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दूं, तो जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, किसी भी सर्कल का जो बिंदु होता है वो उसका सेंटर होता है, ऐसे ही यहाँ पे मिरर है, वो चिप एक काटी हुई है, तो ये सेंटर बन जाएगा। सेंटर और पोल में से एक लाइन पास होती है जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और सेंटर और पोल के एग्जैक्ट बीच की दूरी, फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं। आप यहाँ से अगर हम इसको देखें, सेंटर से लेके इस वृत्त में यहाँ देखें, माना कि ये बिंदु है, तो इसको बोलते हैं हम रेडियस, त्रिज्या। ये अगर ये त्रिज्या है, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी और एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आर और एफ में क्या रिलेशन है कि जो आर है वो एफ का डबल होता है हमेशा। आर त्रिज्या हुई, एफ क्या है? फोकस दूरी। तो ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं बार बार, तो इसको ध्यान से देखना है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में,
कि किस तरह से रे डायग्राम बनाना है। जैसे अवतल दर्पण, अगर वो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो क्या है, अगर ये पैरेलल रेज आई, ये फोकस में से पास करेंगे, वही लेबलिंग किया हुआ है इसमें, नीचे ऊपर कहीं से भी रे आ सकती है सोर्स ऑफ लाइट से, तो यहाँ पर वो एक बिंदु पे मिलती है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। ये इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं, क्योंकि सारे रेज को ये इकट्ठा कर लेता है अवतल दर्पण, ये अभिसारी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस है, रे पैरेलल आई डाइवर्ट हो जाती है उसी तल में, और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो फोकस आपके राइट हैंड साइड में होंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जब हम ऐसे बनाएंगे, बेशक आप अंदर से पॉलिश कर रहे हो लेकिन है तो ये वृत्त का ही चिप, तो ये सेंटर आपका यहाँ हो जाएगा और फोकस यहाँ हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब जो भी रे आएगी वो डाइवर्ट तो हो जाएगी, बट दे अपीयर टू मीट और पास थ्रू द फोकस, फोकस में से वो पास होंगी, वही रूल रेगुलेशन चलेंगे इसमें। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अवतल और उत्तल दर्पण का रे डायग्राम या किरण आरेख बनाते हुए ध्यान रखना है। तो इसमें पहला है वक्रता केंद्र। गोले दर्पण का वो भाग होता है जो गोले का केंद्र होता है, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वो प्रावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको आर से निरूपित करते हैं। ध्रुव, गोले दर्पण के प्रावर्तक प्रतल के मध्य जो बिंदु है उसको ध्रुव बोला जाता है। मुख्य अक्ष, जो मैंने बताया वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी, एफ मतलब मुख्य फोकस और पी मतलब ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दर्पण फार्मूला है क्या, तो दर्पण फार्मूला आप लिखोगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पर u है एक बिंब की दर्पण से दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, f होता है फोकस दूरी। और अगर हमें आवर्धन देखना है, मतलब साइज हमें देखना है कि जो बिंब और प्रतिबिंब में हम कंपेयर करते हैं, तो जो बिंब की हाइट होती है वो h होती है, प्रतिबिंब की हाइट क्या होती है, h डैश होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि उनमें रिलेशन क्या है, तो उसको हम आवर्धन से रिप्रेजेंट करते हैं -v/u या m इक्वल टू h डैश अपॉन h। दोनों फार्मूले आप लगा सकते हो इसमें आवर्धन निकालने के लिए, तो m है आवर्धन। ये था परावर्तन का नियम और दर्पण के अंदर किस किस तरह का इमेज बनता है, इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना है। अब आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन किस में होता है, जहाँ पर दो माध्यम होते हैं। जैसे आप कभी भी आप देखते होंगे कि जब आप पानी के पुल में नीचे उतरते हो तो आपको लगता है कि तली ऊपर है, लेकिन वो एक्चुअल में ऊपर नहीं होती, वो गहराई में होता है। इसलिए हमेशा गहराई जाने बिना पुल में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि वो अपवर्तन के कारण वो चीज़ें आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगी। इसी तरीके से ग्लास में, अगर शीशे के ग्लास में आप पेंसिल डालोगे पानी से भरे हुए ग्लास में, तो पेंसिल की नोक टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई दो मीडियम होते हैं, तो दो मीडियम है, माना कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ एक ग्लास स्लैब का, ऐसे होती है ग्लास स्लैब रेक्टेंगल शेप में, ये इसका सरफेस हो गया ए बी सी और डी। तो यहाँ पर ये एयर है, हवा है, हवा को बोलते हैं कि ये विरल माध्यम है। विरल मतलब जहाँ पे हवा की स्पीड क्या होती है, रे ऑफ लाइट की स्पीड हवा में ज़्यादा होती है। ये जो ग्लास कांच का बना हुआ है ये सघन माध्यम है। फिर ये रे इस कांच में से होती हुई दोबारा हवा में आ जाती है, तो उसको विरल माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ, बीच में एक लंब डाला मैंने और एक रे आई एंगल बनाती हुई, जिसको हम आपतित किरण कहते हैं, तो जब ये विरल से सघन में आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि विरल में स्पीड जाइए सीधा जाने की बजाय इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और ऐसे ही फिर ये सघन से विरल में जाएगी, तो ये ऐसे सीधी जाने की बजाय ये अवे जाएगी, क्योंकि ये दो रूल होते हैं। अगर कोई रे विरल से सघन में आती है तो लंब की तरफ झुक जाती है, सघन से विरल की तरफ जाती है तो लंब से दूर चली जाती है। तो अपवर्तन का नियम क्या है, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और परावर्तित की जगह यहाँ पे आएगा अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता है। इसको ठीक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोनों जो पारदर्शी माध्यमों के बीच जो आपतन बिंदु पर लंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक इसने स्नेल का नियम दिया। स्नेल का नियम क्या है, sin I अपॉन sin R बराबर है n। तो ये स्नेल का नियम है कि किसी भी एक रंग के प्रकाश या किसी दो माध्यमों के लिए एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो आपतन कोण, ये I आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, तो इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। और जो स्थिरांक है इसको अपवर्तनांक कहा जाता है, जो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम निकालते हैं। कि कैसे निकालेंगे ये आगे हम देखेंगे। उसके बाद आता है, माना कि दो मीडियम है,
एक मीडियम जो अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है। अपवर्तनांक हमेशा n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको लिखा जाता है c/v। c होती है प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, और ये होती है किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा है, पानी है, या कोई और दूसरा तेल है। इन सब माध्यम में प्रकाश की गति v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो अपवर्तनांक है वो एक, उसकी कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे जो ऐसा ही टर्म्स होंगे इनकी। तो अगर हम किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष देखेंगे, माना कि यहाँ पर ये पानी है, पानी का पूल है, और यहाँ पर ये हवा है, ये एयर है, और ये क्या है, वाटर। ये माना कि मीडियम 1 है, ये मीडियम क्या है, 2। अगर मैं 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में देखती हूँ तो ये हो जाएगा n/1, जो कि किसके बराबर होगा, v1/v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर माध्यम चेंज कर देते हैं, माना कि यहाँ पर पानी है और पानी में से फिर दोबारा ये एयर में चली जाती है, रे है वो पानी से फिर दोबारा एयर में चली जाती है, तो ये माध्यम 1 था, ये 2 है, फिर ये दोबारा 1 हो गया। तो यहाँ हम माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष देखना चाहते हैं, तो n/2 इसका फार्मूला हो जाएगा v2/v1, और ये n/1 हमारा था v1/v2। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें n/2 इंटू n/1, तो आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाते हैं, v2/v1 इंटू v1/v2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला कि माध्यम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, माध्यम 2 का 2 के रिस्पेक्ट में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो ये अपवर्तनांक है। उसके बाद अगर हम देखें, कांच के जो स्लैब होता है, कांच का जो स्लैब होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, जो हम लैब में दिखाते हैं बच्चों को। तो कांच के स्लैब में अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन मतलब 2 माध्यम चाहिए, ये एयर है, ये ग्लास है, दोनों माध्यम चाहिए इसमें। ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण, और ये होती है निर्गत किरण या बाह्य किरण। अब इसमें जब भी हम माध्यम की बात करेंगे, इसमें वो रूल फॉलो होगा, अगर एयर से ग्लास में रे जाती है तो ये सीधा ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल है, ये लंब है, तो लंब की तरफ ये झुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, ग्लास में कम हो जाती है एयर के कंपैरिजन में। और जब ग्लास से एयर में आती है, दोबारा बाहर निकलती है, तो ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अवे चली जाती है। तो ये रूल फॉलो करना है जब भी कभी कांच की स्लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जब कोई रे एयर से ग्लास में जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वो ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे चली जाती है लंब से। तो ये रूल फॉलो करना है विरल से सघन और सघन से विरल के अंदर। तो इसमें अगर कोई रे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या इसमें अपवर्तन है, अगर कांच की अगर स्लैब है उसमें ऐसे रे आती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, लंबवत सीधी पड़ती है उसकी कांच की स्लैब पर, तो वो सीधी चली जाएगी, उसमें किसी भी तरह का कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो लंबवत जाने पर या बाहर आने पर वो मुड़ती नहीं है, किसी भी तरह का उसमें उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो ये डिस्टेंस है कि एक्चुअल में रे माध्यम की वजह से वो शिफ्ट हो जाती हैं सीधा जाने की बजाय, और उनके बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, कि प्रकाश की जो किरण के पथ में जो लंबवत विस्थापन है, जो किरण के माध्यम से बाहर आने पर दिखाई देता है, उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये कांच की ग्लास या कांच की स्लैब के अंदर अपवर्तन है, जो कि 2-3 एक्टिविटी की फॉर्म में पूछा जा सकता है CBSE बोर्ड में। उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी अपवर्तन की बात आती है तो लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऐसे जैसे अगर हम दोनों हाथों को मिला ले तो ऐसे बन जाते हैं हमारी शेप, तो ये उत्तल है। और अवतल होता है ऐसे, अगर हम अपनी हाथ के बैक साइड को मिला ले दोनों हाथों के, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का नाम अभिसारी क्यों है, क्योंकि ये सभी समानांतर किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको अपसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसमें इकट्ठा होने की बजाय वो किरणें फैल जाती हैं। और उत्तल लेंस में खास बात क्या होती है, बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, इसको आप हाथ में देंगे तो आप पहचान जाएंगे। और अवतल लेंस बीच से पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, ये पहचान है इसके अंदर। जैसे हमने दर्पण फार्मूला किया था, ऐसे ही लेंस फार्मूला है, सिर्फ फर्क क्या है, अगर दर्पण है तो उसमें प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बातें वही होंगी
कि ये बिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये फोकस दूरी है। और m से आवर्धन होता है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और h क्या है, बिंब की या वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरीके से हमें याद रखना है ये। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में रे डायग्राम कैसे बनाना है। ये उत्तल लेंस है जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं, यहाँ देखोगे आप एक बिंदु पे आके इकट्ठी हो रही है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। और यहाँ पर रेज जाएंगी, उनमें अपवर्तन होगा लेकिन वो दूर चली जाती है, बट दे अपीयर टू मीट बैक साइड, वो पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो उसमें जो इमेज बनेगा, जो उत्तल लेंस में हमेशा जो पूछ लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या है, तो वो हमेशा सीधा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होगा। अवतल लेंस में सीधा और आभासी होगा। हमेशा अगर वास्तविक है तो उल्टा होता है उसके साथ, और अगर वो आभासी है तो वो हमेशा सीधा है, वो इमेज प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। किसी भी लेंस की क्षमता क्या है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब P = 1/f, और f को हमेशा मीटर में लिखा जाना चाहिए। और लेंस की क्षमता SI मात्रक है, जिसका SI मात्रक है डायप्टर, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब 1D = 1/m। फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो 1/m या m का -1। इस तरीके से हम लेंस की क्षमता को लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे अभी देखा। अगर हम पावर ऑफ लेंस में एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, पावर ऑफ लेंस जब हम निकालते हैं किसी भी लेंस की, जैसे बच्चों के स्पेक्स लगे होते हैं या बड़ों के स्पेक्स लगे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है या पास की, तो ये लेंस की क्षमता होती है। अगर लेंस की जो फोकल है, फोकल हमेशा जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसकी पावर उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में इमेज बनता है हमेशा। और अवतल जो लेंस होता है उसकी हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बात करूँ ये अभिसारी लेंस की, उत्तल लेंस की, तो यहाँ पे फोकस राइट हैंड साइड में है। और जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, ये +y होता है, ये -y, ये +x और ये -x। अगर मैं यहाँ पर इसको उत्तल लेंस बना के चलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में बन रहा है, फोकस राइट हैंड साइड में है, तो f इस केस में पॉजिटिव होगा। इसलिए उत्तल लेंस की पहचान क्या है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो उत्तल लेंस है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, अपीयर टू मीट लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी अपसारित हो रही हैं, बिखर रही हैं, फैलाव में आ रही हैं। तो यहाँ जो अपसारी लेंस है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आपके क्वेश्चन में f वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उत्तल लेंस है, पहचान सकते हो आप। माना कि आपको बोला गया कि फोकल पावर ऑफ लेंस निकालिए, जहाँ पे f क्या है, -10 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो आप उसको मीटर में चेंज करेंगे पहले, क्योंकि हमेशा f को मीटर में लिखा जाता है। तो आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हो सिंपली। अगर किसी के स्पेक्स के अंदर 2 या 3 लेंस लगे हैं, 2 लेंस लगे हैं, कईयों की दूर की भी कमज़ोर होती है, पास की भी होती है, तो बाई फोकल लेंस लग जाते हैं उसमें। तो टोटल पावर निकालने के लिए उन पावर्स को ऐड करना पड़ता है, P1 + P2, ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर पावर निकल आएगी, तो पावर बराबर है 1/f। अगर हमें पावर पता है तो f निकाल सकते हो, f पता है तो पावर निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, या इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड, जैसे जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, तो वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो वायु और जल के सापेक्ष में जो हमने फार्मूला निकाला था, N12 या N21 = 1 होता है, तो एक 1.33 है, तो आप उसका निकाल सकते हो। उसके बाद कांच के स्लैब से गुजरने वाले प्रकाश के किरण का पार्श्व विस्थापन किन 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि जो कांच का स्लैब है उसकी मोटाई कितनी है और उसका आपतन कोण कितना है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है दोनों के। उत्तल लेंस में आभासी नहीं बनता है, अवतल दर्पण के अंदर भी वास्तविक बनता है। तो उनमें आप बता सकते हो कि उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है, अवतल दर्पण में भी वास्तविक और उल्टा दर्पण बनता है, तो उनमें आप बता सकते हो। उसके बाद है किस प्रकार की लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो मैंने अभी बताया, अवतल लेंस जो कि एक अपसारी लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में होती है, हमेशा मीट करती हैं, इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, इसलिए वो ऋणात्मक होती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक लेंस की क्षमता +5 डायप्ट्रे है, मतलब कन्वेक्स लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, प्लस वैल्यू है,
और इसकी फोकस दूरी मीटर में निकालिए। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पता ही है, पावर इक्वल टू 1/f। तो f क्या हो जाएगा 1/p। तो 1/+5 डायप्ट्रे है तो उसमें 0.2 मीटर प्लस आया। तो ये इसमें ये भी पूछ सकते हैं, बताइए किस तरह का लेंस है। अगर ये प्लस वैल्यू है तो ये उत्तल लेंस है, माइनस वैल्यू है तो अवतल लेंस है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि जैसे ये है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपली सबसे पहले तो ये पहचानिए कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण ऐसे बनाया आपने, अंदर से रिफ्लेक्टिंग, बाहर से पॉलिश। आप उनको लेबल कर लीजिए, ये P है, ये F है, ये C है। आप यहाँ पे इन्होंने बोला 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बिंब, लेकिन उसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। अगर मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका डबल होता है, ये 20 हुआ टोटल यहाँ तक। तो यहाँ पर ये बीच में रखी है वस्तु, जिसकी हाइट क्या है, इतना ऊंचा नहीं लेके जाएंगे हम, द्वारक के हिसाब से लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे तो आपको दर्पण फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v + 1/u = 1/f। ऐसे ही ये क्वेश्चन 7 है। इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, मुख्य अक्ष की। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल, ये आपका प्रकाशित केंद्र होता है, इसमें दोनों साइड फोकस होती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2F1 से। C की जगह 2F1 है बस, ये F2 है और ये क्या है 2F2 है। इस तरह से रखें, जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उधर भी 12 ही है। वस्तु की लेंस से दूरी 18 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 हुआ। तो 18 कहीं ना कहीं F1 और 2F1 के बीच में है और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो ये बिंब, प्रकृति की बिंब और गणना कीजिए। एक पैरेलल रेज आएगी, फोकस में से पास होगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर में से पास करा दो। तो आप देखोगे कि दोनों जहाँ पे मीट करती हैं वो F2 F1 पर मीट करेंगी। तो आप बता सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा बनता है प्रवृत्ति। तो ये होगी, स्थिति कहाँ पर है, ये C पे बनेगा। आकार कैसा है, उसका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब से, क्योंकि जितना जैसे जैसे दूर होती है चीज़ वो छोटा होता है, जैसे जैसे पास आती है तो साइज़ भी क्या होता है प्रतिबिंब का, बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब R दे दिया, R है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो सिंपली F क्या होता है R/2, रेडियस का आधा होता है फोकल दूरी, फोकस दूरी, तो 20/2, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से पेपर में आते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे, जो आपके CBSE बोर्ड में आने वाला है। थैंक यू सो मच।